नमस्ते पे मैं आपको रोज गाना सुनाऊंगा, लेकिन आप छोड़ के मत जाइएगा। तब तक भी दोषी होता है। अगर मैं नेपाल जाऊँ तो मुझे कौन से ऐसे फूड्स हैं जो ट्राई करने चाहिए? मालदीव्स के अंदर नेपाली लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो जब मालदीव फर्स्ट टाइम आया तो आपको कैसा फील हुआ? दोस्त है अभी वो नवींद्र है, सिक्योरिटी ऑफिसर। जो हिंदुज़म की नेपाल में थ्योरी है और जो इंडिया में है, आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है उनमें? मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम है, उसके बाद बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, सब। आप लोग आपको सलाम अलैकुम नहीं बोला तो वो भी बोलते हैं मेरे को। हाँ, वो जैन से प्रोटेस्ट किया था कि मुस्लिम दोस्त हैं वो आपके इन फेस्टिवल में आते हैं। तो ऐसी चीज़ जो मालदीव के बारे में आपको पसंद नहीं है कि यार ये चेंज होता तो बहुत बेहतर होता। तो पाकिस्तान के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आपने नेपाली बोल दिया तो 1 रुपया काटते हैं। सोशल फ्रीडम, आई वुड से सोशल फ्रीडम कि वो ज़्यादा है। बुद्धिज़्म की थ्योरी है और आपकी हिंदुज़म की थ्योरी है। जब आप एक जगह पे रह रहे हैं, क्या ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को इफेक्ट करती है? हिमाल, पहाड़, तराई, मेरा ड्रीम एक ही है। नेपाल में जो विलेज हैं वो डेवलप्ड हैं, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है। जब सोते हैं ना वो मेरे को इधर ड्रीम में आता है। वो नेपाल में अभी 2082 चल रहा है। 2082 मैं अगर नेपाल जाना चाहूँ तो कौन से ऐसी सिटीज़ हैं जो आप मुझे सजेस्ट करोगे? स्पिरिचुअल अटैचमेंट यानी मंदिर जाना वक्त के साथ कम होता जा रहा है। आपको मालदीव में रहते हुए अगर स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हो? मॉम और फादर इंटरकास्ट है, दोस्ती जैसा हिसाब नहीं है मेरा। काम नहीं बन रहा है, मेरा काम आगे नहीं हो रहा है। जो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ड्रीम जो आप चाहेंगे कि ये मेरा पूरा हो गया तो मेरी ज़िंदगी कामयाब हो? पाकिस्तान से क्यों आया ऐसे कोई नहीं बोला। बचपन का दोस्त अभी तो ज़्यादा बात नहीं होता है। ऐसी चीज़ जो आपके मज़हब की है, रिलीजन की है और आपको स्ट्रेंथ देती है? सिस्टर हम लोग को वो टीका लगाते थे। अगर पाकिस्तान जाना पड़े तो आपका दिल आप किस सिटी में जाओगे? तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अरे यार, आपने सुना है हमारा नेपाल में एक बहुत बड़ा मंदिर। पासपोर्ट तो मैं नहीं चेंज करूँगा क्योंकि अंदर से आप वो रोमांटिक भी है जैसे लगता है मेरे को कभी कभी। बहुत पुराना बात है। तो फिर मैंने सोचा मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। सिक्योरिटी कैसी है नेपाल के अंदर टूरिज्म के लिए? मैं आपको एक बात बोलूं, मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। दोस्ती नहीं, कुछ थोड़ा दोस्ती में थोड़ा हो जाएगा। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरा तो सुनेगा तो भाग जाएगा भाई, मेरा तो मैं नहीं सुनता। ओहो, डॉक्टर साहब ने मेरे को तो बहुत मुश्किल में डाल दिया इधर। Gentlemen, my name is Dr. Mohammed Hassan and I am from Pakistan. So we have a guest today from Avani plus Faris and he belongs to Nepal. So I would not take much time. तो अभी आपको उनकी तरफ लिए चलते हैं। उनका नाम है प्रवीण। नमस्ते। पहले तो आपको थैंक यू मेरे को इधर बुलाने के लिए, पॉडकास्ट के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके। तो और एक बात बोलने के लिए दिल कर रहा है मेरे को। आप लोग जा रहे हैं इसलिए बहुत मिस करूंगा। मैं तो पहले बहुत मिस करूंगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग ऐसा दोस्त जैसे है हमारा। डॉक्टर भी है लेकिन डॉक्टर भी दोस्त ही होता है। एक नंबर मिस करूंगा मैं तो। सेम लाइक प्रवीण, हम भी आपको बहुत मिस करेंगे। नेपाल से जितने भी लोग हैं, हम पाकिस्तान से निकले, हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान से बाहर हैं और ये लोग भी डिफरेंट हैं। तो आपने क्या सोचा है कि मालदीव क्यों जाया जाए? मालदीव तो ऐसे आ गया जैसे मेरा इधर दोस्त है अभी वो नवींद्र है, सिक्योरिटी ऑफिसर। वो है, उसका इधर अपॉर्चुनिटी मिला था उसको, मतलब एक आदमी चाहिए बोल के। तो उसने मेरे को बोला। मैं भी उधर नेपाल में हॉस्पिटल में था, मेरा ग्रैंड मदर का थोड़ा इशू था, वो ऑपरेशन था। मैं 10-15 दिन उधर ही बैठा था। तो उसके बाद उसने मेरे को बोला इधर अपॉर्चुनिटी मिला है तो क्या करेगा, आएगा इधर? तो बोला मेरे को ओके। तो उसके बाद उसने मैनेजर से बात किया। मैनेजर ने मेरे को इंटरव्यू लिया, कॉल करके व्हाट्सएप में इंटरव्यू लिया। उसके बाद मैं पास हो गया। उसके बाद इधर ही अपॉर्चुनिटी मिल गया। तो आप सबसे पहले नेपाल से निकल के मालदीव आए, इसके अलावा और कोई कंट्री? इसका पहले मैंने कतर में काम किया था 3 साल। 2019 से 22 तक उधर ही था मैं, कतर में काम किया। उसके बाद 2 साल गैप हुआ। नेपाल में था मैं 2 साल, कुछ भी नहीं कर रहा था, ऐसे बैठा था घर में। उसके बाद इधर अपॉर्चुनिटी मिला, फिर आ गया मैं। तो जब मालदीव फर्स्ट टाइम आया तो आपको कैसा फील हुआ? मालदीव्स तो पहले बहुत नाम सुना था, मतलब वीडियो सीडियो देखा था, इधर मूवी भी दिखते हैं हम लोग, है ना। मालदीव्स का जगह इतना अच्छा दिखा रहा है, तो सोचा नहीं था मैं इधर आऊँगा। वो ऐसे ही हो गया ये इधर आने के लिए, ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल गया, फिर मैं कूद गया, इधर आया। तो फर्स्ट डे कैसा रहा जब आप रिजॉर्ट पे पहुंचे? फर्स्ट डे तो पहले तो रात में आया था मैं। उस टाइम में रात में ऐसे कुछ नहीं दिख रहा था, अंधेरा में आया था डोमेस्टिक से, कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं देखा। जब सुबह हुआ मॉर्निंग में तब रिसोर्ट ऐसे घूमा मैं, काम किया मैंने, इधर सब जगह घूमा। जो वाटर दिख रहा है इधर का वाटर बहुत क्लियर होता है, सब सुना है इधर वर्ल्ड में, सब वही बोलते हैं मालदीव्स का वाटर बहुत क्लियर होता है बोलता है। तो अभी अच्छा लग रहा है। थोड़ा गर्मी भी है गर्मी क्योंकि नेपाल में तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होता है, मतलब इधर से थोड़ा लो है, इधर से थोड़ा लो है, लेकिन उधर इतना फील नहीं होता है हम लोग को उधर गर्मी। तो इधर थोड़ा तो गर्मी है लेकिन अच्छा है, वेदर अच्छा है। तो मालदीव में सबसे अच्छा आपको क्या लगा?
मालदीव्स में अच्छा, इधर का लोग भी बहुत अच्छा है, इधर का पीपल वो लोग बहुत फ्रेंडली है। तो रिसोर्ट भी सब रिसोर्ट अच्छा रिसोर्ट है इधर। तो हमारा हवाने भी बहुत अच्छा रिसोर्ट है। तो अभी सब जब भी मैं काम करता हूँ, लोगों को देखता हूँ तो अच्छा फील होता है, जैसे लग रहा है मैं भी इसे टूरिस्ट से इधर घूम रहा हूँ, ऐसे फील होता है, क्योंकि हम लोग इधर घूमते रहते हैं ना, तो वैसे ही फील होता है कभी कभी। तो आप नेपाल से सबसे ज़्यादा मिस क्या करते हैं? नेपाल से सबसे ज़्यादा मिस तो वही फूड, फूड बहुत मिस करता हूँ। अगर मैं नेपाल जाऊँ तो मुझे कौन से ऐसे फूड्स हैं जो ट्राई करने चाहिए? आपको तो पहले जैसे नेपाल पहुंचेंगे ना, तो हम लोग का फेमस तो वही दाल भात, आपने सुना होगा। दाल भात, पावर 24 आवर। और एक मोमो है, मोमो बहुत अच्छा होता है। और वो सेकवा बोलते हैं हम लोग, जैसे वो फ्राई करके वो जो होता है ना, आप लोग ने देखा होगा, फ्राई होता है ऐसे ओवन में, जैसे ओवन में डालता है ना, वो हम लोग का भट्टी बोलता है उधर, जो वो आग उधर नीचे होता है, उसके बाद ऐसे वो बना के उसमें डाल देते हैं, तो उसके बाद निकल जाता है, वो फ्राई होता है, बहुत अच्छा से सेकवा बन जाता है, मतलब बहुत पका होता है। तो वो बहुत बेस्ट है हमारे लिए। तो सबसे ज़्यादा फूड मिस करते हैं? वही है, बहुत मिस करता और हूँ। कोई ऐसी चीज़ जो मालदीव के बारे में आपको पसंद नहीं है कि यार ये चेंज होता तो बहुत बेहतर होता? चेंज इधर जैसे अभी वर्ल्ड में या सब जगह लाइक पाकिस्तान में और इंडिया में, नेपाल में, तो वो 6 मंथ के बाद वेदर चेंज होता है ना, वो इधर वो नहीं होता है। इधर तो 12 मंथ गर्मी ही होता है। तो कभी बारिश का टाइम भी होता है, बारिश का टाइम इधर मेरे को बारिश का टाइम बहुत अच्छा लगता है, जब बारिश होता है ना, 10-15 दिन बारिश होता है, वो टाइम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी भी फील नहीं होता है मेरे को, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन धूप भी अच्छा है, तो क्लियर वाटर दिखेगा सबको, अच्छा से स्नोकिंग भी कर सकता है ना, उस टाइम में क्लियर वाटर होगा, तो अच्छा है, बहुत अच्छा मालदीव्स। तो मेरे को अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2 साल हो गया इधर काम किया हुआ, तो अभी तो अच्छा है, इधर ही घुल मिल हो गया है मेरे को। हाँ, तो प्रवीण, हमने देखा है कि जितने सारे रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे मालदीव्स के अंदर नेपाली लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसकी क्या रीज़न है कि नेपाल में जॉब जो सैचुरेशन ज़्यादा है मिलता नहीं है, या कोई ओरिएंटेशन नहीं है अभी तक? नेपाल में थोड़ा ऐसा है अभी, जैसे अभी देखा होगा आप लोग ने, बहुत पॉलिटिशियन क्या हो गया, जेनजी प्रोटेस्ट हो गया, कुछ हो गया है ना। हाँ, वो जेनजी प्रोटेस्ट क्या था? हाँ, वो आपने देखा होगा, जैसे गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हमारा नेपाल में थोड़ा गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब सिस्टम अच्छा नहीं है, थोड़ा बिगड़ गया था, उसी हिसाब से जेनजी प्रोटेस्ट हो गया। तो जेनजी प्रोटेस्ट में 70+ से ऊपर स्टूडेंट, आपने देखा होगा, डेट हो गया वो लोग का। 70+ से ऊपर बहुत जगह में डेट हो गया। तो वो चेंज के लिए हुआ है, चेंज के लिए हुआ है, क्योंकि उधर कुछ नहीं है हमारे नेपाल में, थोड़ा तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री भी नहीं है, ऐसा वाला फैक्ट्री नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो जॉब मिलेगा भी वो थोड़ा कम मिलेगा, जैसे 10,000 15,000 से वैसा ही मिलेगा प्राइस, सैलरी वैसा ही होगा, तो उसमें तो नहीं होगा कुछ भी, आपका कुछ भी नहीं होगा। 10-15 हज़ार तो जैसे अभी निकल जाएगा, उसी में खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। और इसी हिसाब से हम लोग नेपाल का आदमी लोग ज़्यादा बाहर ही जाते हैं हम लोग काम करने के लिए। तो आपका जो रिलीजन है ये बुद्धिज्म है? मैं हिंदू हूँ। हिंदू हैं? प्योर हिंदू। आज ओके, प्योर हिंदू। सो कितनी परसेंटेज है नेपाल के अंदर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की? नेपाल में अभी वर्ल्ड में हिंदू सबसे ज़्यादा तो नेपाल में 81% है, सबसे ज़्यादा, आपने सुना होगा 81%। और उसके बाद लाइक 5-6% मुस्लिम है, उसके बाद बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, सब रिलीजन है उधर, सब मिल बैठ के बैठ रहा है उधर। ज़्यादातर हिंदू लोग है उधर, हिंदू आदमी लोग है। तो आप मुस्लिम्स के इवेंट्स में जाते हैं जब होते हैं? जाते हैं, मेरा दोस्त लोग भी है ना, मेरा जैसे मैं कॉलेज में था, मैं स्कूल में था, उस टाइम में मेरा जो दोस्त लोग होता है ज़्यादातर एक दो मुस्लिम कम्युनिटी का था, तो वो लोग कभी कभी वो जैसे ईद हो गया, बकरीद हो गया, उस टाइम में हम लोग को बुलाता है घर में खाने के लिए, तो हम लोग जाते थे, मिलते थे, अच्छा लगता है। तो जब आप किसी मुसलमान को देखते हैं अदर देन दिस मालदीव्स कंट्री, आप मुसलमान किसी को देखते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है कि मुसलमान कैसा होगा? मेरे को तो अच्छा लगता है, क्योंकि मुसलमान के साथ जैसे आप लोग हो गया, मैं कतार में भी पहले था, काम किया 3 साल, उधर भी सब लोकल आदमी लोग जैसे मुस्लिम ही था, वो लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आप लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, सलाम अलैकुम। जैसे मैं छोटा आदमी हूँ, मैंने आपको सलाम अलैकुम नहीं बोला तो वो भी बोलते हैं मेरे को खुद से, जैसे मैं इधर बैठा हूँ सलाम अलैकुम बोलते हैं, मैं भी सलाम अलैकुम बैक तो करना पड़ेगा, वो अच्छा लगता है मेरे को। आप लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, थैंक यू। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है वो मुस्लिम लोग। दूसरा, आप जब पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो आप लाइक हम मिले हैं इधर आके मालदीव्स में, इससे पहले आपका पाकिस्तान के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? मेरा तो पहले से ही पाकिस्तान के वो पॉइंट ऑफ व्यू तो हम लोग भाई भाई जैसा लगता है, क्योंकि मैं जब कतार में था उस टाइम में मैं कभी कभी दूसरा जगह में काम करता था, तो पाकिस्तान लोग भाई बंधु लोग, मतलब भाई लोग जैसे वो लोग भी था उधर, तो हम लोग जैसे दोस्ती जैसे हुए, भाई भाई जैसे है, बहुत हेल्प किया है मेरे को। जैसे मैं कतार में उधर एक पुलिस स्टेशन में काम कर रहा था, जैसे हाउसकीपिंग में काम कर रहा था, हमारा वो कोरोना का टाइम में थोड़ा ड्यूटी नहीं था, तो उस टाइम में हम लोग को उधर भेज देता था, सप्लाई कंपनी था, क्लीनिंग के लिए भेजता था। तो उधर आर्मी कैंप में आपका मैक्सिमम पाकिस्तानी वो पुलिस ऑफिसर थे, वो लोग हम लोग के साथ हिंदी में बात करते थे, तो वो लोग को हम लोग को पूछते थे आप लोग किधर है, तो मैं तो नेपाल से हूँ,
तो बहुत अच्छा से ट्रीट करता था हम लोग को। खाना खाया, बोलते थे नहीं अभी तक नहीं खाया, नहीं कुछ ही नहीं, तो वो लोग हम लोग के साथ शेयर करते थे खाना। तो कभी कभी वो लोग का रूम क्लीन करने के लिए जाता था मैं, तो वो लोग ने आने के टाइम वैसे बुलाते थे हम लोग को, रूम क्लीन कर दो, तो बहुत टिप्स भी देते थे वो लोग। जैसे भाई जैसे फील, मेरे को भाई जैसे फील होता था उस टाइम में। तो बहुत आदमी लोग के साथ मैंने काम किया था, तो मेरे को बेस्ट तो वही पाकिस्तानी लगता है मेरे को। आप पाकिस्तानी है इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को अच्छा अंदर से अच्छा लगता है इसीलिए बोल रहा हूँ। थैंक यू। मैं जब भी वो वीडियो आता है ना, जब भी वो पाकिस्तान का वीडियो देखता रहता हूँ मैं, वो पॉडकास्ट कुछ कुछ देखता रहता हूँ, पाकिस्तानी लोग नेपाल के बारे में जो हम लोग को वीडियो बनाते हैं, कुछ भाई बंधु लोग के भाई है, मेरे को नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं उस टाइम में लाइक करता हूँ, कमेंट भी करता हूँ, पाकिस्तान और नेपाल भाई भाई ऐसा। थैंक यू मैं तो वही करता हूँ। अच्छा, नेपाल में आपकी जो मदर लैंग्वेज है वो नेपाली है? हाँ नेपाली है। उसके अलावा कोई लैंग्वेज आपको आती है? उसके अलावा मेरा मम और फादर इंटरकास्ट है। जैसे मैं प्रवीण चौधरी हूँ, मेरा मम्मी भंडारी है, मतलब दूसरा रिलीजन है। तो मेरा चौधरी का थोड़ा, मेरा गांव का थोड़ा वो लैंग्वेज होता है, थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब अलग है। चौधरी भाषा बोलते हैं हम लोग। तो उस हिसाब से उधर तो अभी तो क्या हो गया, सब नेपाली बोलते हैं मैक्सिमम, लेकिन जब मैं गाँव जाता हूँ तो उधर सब लोग वो लैंग्वेज बोलते हैं, चौधरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो आता है, थोड़ा थोड़ा समझ आता हूँ, लेकिन समझ तो पूरा आता है, लेकिन थोड़ा बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है उस टाइम में। तो प्रवीण, आप मोहल्ले में होते हुए नेपाल का सबसे चीज़ फूड मिस करते हैं, आपने मेंशन हाँ किया। फूड मिस कर रहा हूँ, और वेदर और वो क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं दोस्त लोग के यार साथ, किधर किधर घूमने के लिए जाते हैं, छुट्टी मिलता है, लेकिन फ्री टाइम में जाते हैं, गेट टुगेदर होता है, वो बहुत मिस करता हूँ। अच्छा, तो आपकी जो सारी फैमिली है वो विलेज में रह रही है या सिटी में? अभी मैं तो सिटी एरिया में बैठता हूँ, मेरा अभी तक घर नहीं है, रेंट में बैठता हूँ मैं। मेरा घर में मॉम डैड और मेरा सिस्टर, और सिस्टर का सन है, मेरा भांजा बोलते हैं हम लोग, भांजा वो लोग है। रेंट में बैठता हूँ, और मेरा जो गांव है वो तो सिटी में बैठता हूँ, मेरा जो गांव है ओरिजिनल घर वो विलेज में है, मतलब थोड़ा दूर है। तो क्या फ़र्क है विलेज की लाइफ का और शहर की लाइफ का? देख अभी विलेज में ऐसा है, शहर में बैठता हूँ तो वो लोग उधर ही हम लोग का काम होता है, जैसे मेरा फादर का काम सिटी एरिया में होता है, तो हम लोग उधर ही बचपन से उधर ही बैठ रहा हूँ। तो विलेज में ऐसा होता है कि आपको उधर कुछ काम, मतलब काम शाम तो नहीं मिलेगा, तो आना पड़ेगा सिटी में ही, काम के लिए तो सिटी में आना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम लोग बचपन से ही सिटी में बैठे हैं। कभी कभी उधर जाते हैं, विलेज में जाते हैं, अपना दोस्त यार और रिलेटिव्स को मिलने के लिए जाते हैं उधर। नेपाल में जो विलेज हैं वो डेवलप्ड हैं, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, स्कूलिंग है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं रहने के लिए, इमरजेंसी के लिए कुछ है वहाँ पे? अभी तो थोड़ा डेवलप हो गया है, सब रोड शोड बन गया है उधर, और वैसा बड़ा वाला हॉस्पिटल, ऐसा स्कूल तो नहीं है इतना बड़ा वाला, तो विलेज एरिया में वो लोग को आना पड़ेगा, सिटी एरिया में आना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अभी तो थोड़ा थोड़ा डेवलप तो हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो है, अभी थोड़ा डेवलप हो रहा है। जो विलेज में फैमिलीज रहती हैं उनमें मेल फीमेल और जो फादर मदर्स हैं वो इक्वली काम करते हैं? इक्वली काम करते हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं। वो विलेज एरिया में ऐसा होता है, अब सब फैमिली बैठते हैं, मतलब रिलेटिव्स जितना भी होता है ना, उसका सबका घर एक जगह में होता है, पास में होता है। ऐसा किधर भी जाओ अपना रिलेटिव्स, जैसे मैं जाऊँगा मेरा उधर रिलेटिव सब, वो जितना भी विलेज है सब मेरे रिलेटिव्स है। इधर भी जाओ तो वो जैसे बुलाते हैं खाने के लिए, उधर भी जाओ बुलाते हैं खाने के लिए, सब मिल बैठ के बैठते हैं उधर। तो लिविंग सोर्स क्या है उधर विलेज के अंदर? लिविंग सोर्स तो वही खेती बाड़ी है, जैसे धान उगाना है ना, तो वैसे ही सिस्टम चल रहा है अभी तो, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मतलब आपको उधर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा उधर कैसे लोग काम कर रहे हैं। जैसे वो घर फैमिली में जो बैठते हैं ना, बड़ा आदमी तो काम के लिए जाता है, जो मम्मी फादर, मतलब मम्मी होता है, सिस्टर होता है, वो लोग का घर का ही काम करते हैं। जो खेती बाड़ी, गाय होता है, गाय को उधर दूध निकालना, गाय को शेयर करना, वो बकरी होता है उसके शेयर करते हैं। बड़े आदमी जो मेन होता है घर का, वो तो बाहर ही जाते हैं काम के लिए, सिटी में ही जाते हैं। आपकी फीमेल्स को अलाउ है कि वो पढ़ सके और जॉब कर सके इंडिपेंडेंट? बहुत अलाउड है, कुछ भी ऐसा किसी को दबाव नहीं, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी करो, पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे विलेज में ऐसा है, गर्ल्स ज़्यादा, तो गर्ल्स लड़की लोग होते हैं, वो लोग बाहर नहीं जाते काम के लिए, मतलब वो आउट ऑफ कंट्री नहीं जाता है। जो घर का मेन होता है वो फादर, उसके बाद जो सन होता है, या सन के बाद अंकल होता है ना, भाई लोग होता है, वो लोग जाते हैं काम के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जाते हैं। तो वो लोग ज़्यादा से एक आदमी, तो मेन आदमी जो होता है वो घर में ही बैठता है, क्योंकि घर भी देखना पड़ेगा ना। तो इस हिसाब से लड़की लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाते, मतलब काम के लिए बाहर नहीं जाते हैं, वो लोग उधर ही बैठते हैं, घर में ही बैठते हैं। तो अभी विलेजेस और आपके सिटीज़ में फैमिली ट्रेडिशन फॉलो होती हैं, घर में जो एक कल्चरल वैल्यूज फॉलो होती हैं, क्या मॉडर्न हो गया सिस्टम? अभी तो थोड़ा मॉडर्न तो हो गया है, क्योंकि जब हम लोग छोटे छोटे थे बहुत फॉलो करते थे। अभी सब हम लोग बाहर ही है, सब बार एक टाइम नहीं मिलता है उधर विलेज में, गांव में जाने के लिए कभी कभी मिलता है। तो कुछ अभी हो गया गांव में, कुछ पार्टी सार्टी या किसी का शादी हो गया, कोई
मर गए, अपना रिलेटिव्स कोई हो गया तो उस टाइम में जाते हैं, लेकिन रूल्स फॉलो करते हैं। जो हमारा रूल्स होता है ना, आपका वो कल्चर में रूल्स होता है, वो लोग तो हम लोग फॉलो करते हैं। वो तो फॉलो करते हैं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाद में कुछ बोलेगा है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए फॉलो तो करते हैं हम। तो प्रवीण, आप हिंदू हैं और नेपाल में बुद्धिज्म भी है। हाँ जी। नेपाल का जो बुद्धिज्म की थ्योरी है और आपकी हिंदुइज्म की थ्योरी है, जब आप एक जगह पे रह रहे हैं, क्या ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को इफेक्ट करती है? सम ट्रेडिशन फ्रॉम बुद्धिज्म, सम फ्रॉम हिंदुइज्म। इतना इफेक्ट तो नहीं होता है ज़्यादा। जैसे अभी देखिए बुद्धिज्म में बहुत अभी फेस्टिवल होता है, जैसे लोसार बोलते हैं हम लोग। लोसार। हाँ लोसार, शायद लोसार था। लोसार क्या होता है? लोसार बोले तो एक वो बुद्धिज्म का फेस्टिवल होता है। एक तमु लोसार, एक सोनम लोसार होता है, 2 लोसार होता है। उसके वो हिसाब से आपका 1 ईयर में 2 लोसार होता है, शायद 2 लोसार होता है, ज़्यादा मेरे को तो मालूम नहीं। लेकिन मेरे जो घर के सामने एक बुद्धिस्ट का वो है, हम लोग गुम्बा बोलते हैं। गुम्बा बोले तो वो मंदिर जैसा, टेम्पल जैसा है एक। तो उधर हम लोग पहले बचपन में जाते थे। उधर जो हमारा दोस्त यार या वो नेबर्स होता है ना, वो लोग बुद्धिस्ट है ना, उसी हिसाब से वो लोग हम लोग को इन्वाइट करते हैं। उधर कुछ रोक टोक नहीं है कि आप जो भी जा सकते हैं आप उधर। लोसार एक्चुअली है क्या? इवेंट है क्या? इवेंट है, हिस्टोरिकल बेसिस का कोई पता? हाँ, ये बुद्धिस्ट के हिसाब से वो एक कल्चर है, उसी हिसाब से होता है। मेरे को इतना ज़्यादा तो मालूम नहीं है, लेकिन अब वो उस टाइम में हमारा नेपाल में हॉलीडे होता है। जैसे 2 लोसार हो गया, सोनम लोसार और तमु लोसार बोलता है, उस टाइम में हॉलीडे होता है। अगर आप नेपाल को 3 वर्ड्स में बताना चाहें, मैं तो कभी ट्रैवल नहीं किया, लेकिन आप मुझे क्या बताएं कि नेपाल ऐसा है 3 वर्ड्स? नेपाल में जैसे 3 वर्ड एक मालूम होना चाहिए आपको। हम लोग का नेपाल को क्या बोलता है? हिमाल, पहाड़, तराई। 3 वो है। जैसे हिमाल बोले तो माउंटेन एरिया हो गया, और पहाड़ बोले तो थोड़ा माउंटेन से नीचे, और तराई बोले तो फ्लैट। जैसे तराई होता है ना, हम लोग वो फ्लैट एरिया में बैठते हैं। मैं तराई में बैठता हूँ। तीन स्टेट, मतलब हिमाल, पहाड़, तराई। अभी हिमाल में जाएंगे तो बहुत ठंडी होगा, थोड़ा पहाड़ में थोड़ा कम होगा, और तराई में कम होगा। इस हिसाब से वो बना है हमारा नेपाल, ऐसे बना है, हिमाल, पहाड़, तराई। मेरे को बचपन से मैं तो तराई में बैठा हूँ। मेरे को जो वो जैसे माउंटेन एरिया को तो कुछ मालूम नहीं है, मतलब ठंडी तो बहुत है उधर। अभी तक गया नहीं हूँ मैं, पहाड़ी एरिया गया हूँ, क्योंकि मेरा घर के सामने थोड़ा पहाड़ एरिया है। 15 किलोमीटर के बाद धरान और बेरेटार बोलते हैं वो जगह है, एक माउंटेन मतलब छोटा पहाड़ जैसा है। वो एरिया में बहुत ठंडी होता है, तो कभी भी गर्मी महसूस हो गया, गर्मी समर टाइम में होता है ना, तो हम लोग उधर जाते हैं। थोड़ा ठंडी मिलेगा ना, तो उस टाइम उधर जाते हैं हम लोग। हिमाल, पहाड़, तराई, आप वो एक बार समझ लीजिए। नेपाल में 3 भाग में विभाजित करते हैं वो लोग। तो प्रवीण, जो नेपाल में एक अराउंड 14 साल 16 साल का जो लड़का है, उसकी एम्बिशंस क्या होती हैं? एक आप स्कूल लेवल से निकले, आप कॉलेज लेवल पे गए, तो आपकी सोसाइटी में एक करियर डिसाइड कैसे होगा कि ये बंदा ये बनेगा, इसको ये करना चाहिए? ये कौन डिसाइड करता है? ये घर वाले डिसाइड करते हैं कि वो खुद डिसाइड करते हैं? ऐसा है, अभी जैसे मैं तो थोड़ा स्कूल टाइम मैंने जब ख़त्म किया, मैं इतना ज़्यादा तो एज में नहीं था, शायद 17-18 था। उस टाइम से मैंने काम शुरू किया था। जब मेरा SLC 10 फिनिश हो गया तो मैंने काम स्टार्ट कर दिया। मेरे को एक शॉप में काम मिला था, वो क्लोथ में, मतलब ब्रांड का वो मार्केटिंग में मिला था, उसी में काम किया था मैंने। जैसे 16 और शायद 16-17 में मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने 2-3 साल काम किया। उसके बाद मैंने उधर 6 साल काम किया टोटल। नेपाल में 6 साल काम किया था एक शॉप में। अभी भी मैं मिस करता हूँ वो काम, क्योंकि कभी कभी वो ड्रीम में जब सोते हैं ना, वो मेरे को इधर ड्रीम में आता है। वो जैसे मैंने पहले काम किया था ना, वो कभी कभी कपड़ा मिलाना, इधर उधर वो बार्गेनिंग है ना, सेल्स किया था ना, तो उसी हिसाब से मेरे को कभी कभी दिमाग में भी आता है सपने में। तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलेगा, तो मैंने काम किया। बाद में पार्ट टाइम किया उधर ही पार्ट टाइम। मैंने बोला मेरा ऑनर को पार्ट टाइम करना है, मैं कॉलेज भी जाना चाहता हूँ। तो मेरे वो भैया, अच्छे वाले भैया थे, मेरा ऑनर जो था अच्छे था, वो उसका नाम मदन है। मदन वो मेरा ऑनर का नाम है। वो भैया बहुत अच्छा था, जिसे हम लोग दाई बोलते हैं, भैया को दाई बोलते हैं। दाई बहुत अच्छे थे, उसने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया, उधर काम किया, जैसे भाई जैसे मेरे को मानते थे। उधर मैंने +2 भी किया, उसके बाद और 2-3 साल काम भी किया। उसके बाद जैसे मैंने पासपोर्ट बनाया आफ्टर 16, उधर वो हम लोग का सिटीजनशिप मिलता है। और सिटीजनशिप मिलने के बाद पासपोर्ट बनाने के लिए भी मिलता है, जैसे आफ्टर 16। तो 16 के बाद मैंने पासपोर्ट बनाया। उसके बाद शायद मैं 19 और 20 में मैंने उधर कतर में अप्लाई किया। उसी हिसाब से कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा सैलरी तो नहीं है, 10-15 हज़ार ही मैं कमा रहा हूँ, उससे तो कुछ नहीं होगा। घर भी देखना पड़ेगा, घर में भी फैमिली है। तो अभी ऐसे ही है, जो जैसे अभी आफ्टर +2 जितना भी हमारा नेपाल में स्टूडेंट लोग है, वो जॉब के लिए अप्लाई कर ही लेते हैं। क्योंकि जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है ना, जापान, वो मैक्सिमम जापान और कोरिया में करते हैं वो लोग, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उधर जाते हैं। अभी उसके भी नहीं हुआ तो गल्फ कंट्री है, उधर ही जाते हैं वो लोग, काम करते हैं, क्योंकि फ्यूचर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी उतना ज़्यादा तो फैसिलिटी तो नहीं है हमारे नेपाल में। टूरिज्म कैसे? टूरिज्म तो बहुत अच्छा है,
टूरिज्म अब अभी मैं क्योंकि मैं यूट्यूब में देखता रहता हूँ, बाहर का जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो लोग आते रहते हैं ट्रैकिंग के लिए, मैक्सिमम वो माउंटेन एरिया में जाते हैं। पोखरा पोखरा आपने सुना होगा, बहुत फेमस जगह है पोखरा। मैं भी अभी तक नहीं गया हूँ क्योंकि मैं नेपाल में हूँ, लेकिन अभी तक मैं भी नहीं गया हूँ उधर। मैं काठमांडू एरिया में घुमा हूँ, काठमांडू बहुत खूबसूरत है यार। काठमांडू में घुमा हूँ। उसके बाद मैं पोखरा भी अभी तक नहीं, मेरा दिल से जाने की दिल तो है, ड्रीम है एक उधर जाने के लिए। और मुस्तांग है, और वो जो माउंटेन एरिया साइड में जैसे आप ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा है उधर जाने के लिए। मेरा अभी ड्रीम है उधर जाने के लिए, जो माउंटेन एरिया में ट्रैकिंग जाने के लिए मेरा ड्रीम है। उधर जाऊंगा इंशाल्लाह, एक दिन होगा कुछ। तो प्रवीण, जो हिंदुइज्म की नेपाल में थ्योरी है और जो इंडिया में है, आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस है, कल्चरल डिफरेंस है उनमें? कल्चर डिफरेंट तो थोड़ा थोड़ा तो शायद होगा, लेकिन जैसे हम लोग का कल्चर हिंदुइज्म का हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग वो पुराना कैलेंडर होता है ना, उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। वो हिंदू का कैलेंडर होता है। अभी आपने सुना होगा हमारा नेपाल में अभी 2082 चल रहा है। 2082? अभी सुन, अभी 2-3 महीने के बाद 83 हो जाएगा। ये कैसे? अभी तो हम 2026 में, लेकिन हमारा नेपाल में 2082 चल रहा है। ये किस हिसाब से बना है? ये हिसाब वो कैलेंडर का हिसाब जो पुराना होता है ना, जैसे हिंदू रिलेटिव्स का जो होता है वो कैलेंडर, वो उसी हिसाब से हमारा चल रहा है अभी तक। सो अभी तो वर्ल्ड में 2026 है, हमारा 2028 82 है। अब तो फिर ऑलमोस्ट 50 साल आगे सबसे थोड़ा पहले आगे है। लेकिन शायद मैं नेपाल में, इंडिया में तो वैसे वो ज़्यादा फॉलो नहीं करता है। लेकिन जब फेस्टिव होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा सेम ही है। जैसे हम लोग का मेन फेस्टिवल दशैं ही बोलता है, हम लोग दशैं तिहार बोलते हैं, दुर्गा पूजा बोलते हैं ना, और वो तिहार में लक्ष्मी पूजा बोलते हैं। ऑलमोस्ट उधर भी वो सेम ही है। होली, जैसे होली होता है फेस्टिवल, वो लोग वो उधर भी सेलिब्रेट होता है, हमारा भी सेलिब्रेट होता है। तो जो आपके मुस्लिम दोस्त हैं वो आपके इन फेस्टिवल में आते हैं? दशैं तिहार में वो लोग भी हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे तिहार में ऐसा होता है, दशैं भी जैसे वो टीका, हम लोग तो टीका लगाते हैं, टीका जमरा लगाते हैं। वो लोग तो वो तो फॉलो नहीं करते, मतलब वो नहीं लगाते हैं। लेकिन आते घर में आते हैं तो कुछ खाना साना बनता है, तो गेट टुगेदर होता है। तिहार में जैसे हम लोग तो 5-6 दिन हम लोग का ऐसा है कि तिहार से पहले हम लोग वो जाते हैं घर घर में, एक वो फ्रेंड कलेक्ट करते हैं, सब गेट टुगेदर होता है। तो हम लोग वो देवसी खेलने जाते हैं, देवसी बोलते हैं हम लोग का वो। तो देवसी खेलने का सब घर घर में जाते हैं, जैसे फैमिली का घर, वो नेबर या फ्रेंड्स के साथ उधर जाओ, गिटार बादल लेकर जाओ, गाना गाओ, एंजॉय करो। और वो एक बहुत अच्छा है। तिहार मेरे को बेस्ट लगता है, वो फेस्टिवल बहुत अच्छा है। तो आपको लगता है कि जो मॉडर्न जनरेशन आ रही हैं आपके नेपाल की, वो उनके लिए स्पिरिचुअल अटैचमेंट यानी मंदिर जाना वक्त के साथ कम होता जा रहा है? अभी थोड़ा थोड़ा तो कम ही हो रहा है, क्योंकि अभी तो ज़्यादातर देखिए सिस्टम ऐसा हो गया है कि सब मोबाइल का ज़माना आ गया। आपने देखा है ना, मोबाइल का ज़माना है। पहले हम लोग क्या, हमारा मोबाइल ही नहीं था पहले जब हम बचपन में हम लोग ने जो गुजारा है, उस टाइम में मोबाइल ही नहीं था। हम लोग सब दोस्त यार फुटबॉल खेलने के लिए जाता है, किधर किधर बाकी साइकिल कुदाओ, फुटबॉल खेलने के लिए जाओ, कुछ वो क्या बोलता है नदी में जाओ, स्विमिंग करने के लिए जाओ, वैसा था हमारा सिस्टम। और कुछ होता था तो हम लोग वो मंदिर में जाके फॉलो करते थे हम लोग। अभी उतना तो नहीं होता है, लेकिन फॉलो तो करता है। जब फेस्टिव का टाइम होता है ना, उस टाइम में फॉलो करता है। जब मंदिर जाने के लिए, टेंपल जाने के लिए जाना ही पड़ेगा, ऐसा बोल के फॉलो कर रहा है अभी तक। तो प्रवीण, हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इवन टिकटॉक, इंस्टाग्राम के नेपाल के कल्चर के अंदर थोड़ा सोशल फ्रीडम, आई वुड से सोशल फ्रीडम क्यों ज़्यादा है? लाइक दे आर मोर कनेक्टेड टू सिंगिंग, एक्टिंग। तो इसमें मे बी ये कोई इंडिया से रिलेटेड इन्फ्लुएंशियल हो या नेपाल में ट्रेडिशनल थिंग हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपका सिंगिंग के साथ कोई ताल्लुक है? मेरा सिंगिंग के साथ तो ज़्यादा ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन जब मैंने वो स्कूल टाइम में था, मैं जब स्कूल टाइम में था, लाइक 5 क्लास 6 क्लास, उस टाइम में थोड़ा कभी कभी कंपटीशन होता था स्कूल में, सिंगिंग का कंपटीशन होता है। जैसे हमारा, मैं तो 8 तक इंग्लिश बोर्डिंग में पढ़ा हूँ, मतलब हमारा उधर नेपाली बोलने के लिए अलाउड नहीं था। ऐसे था सिस्टम, इंग्लिश बोर्डिंग था, इसलिए हम लोग को नेपाली बोलने नहीं देता था। मैक्सिमम इंग्लिश ही बोलना पड़ता था क्लासरूम में। जैसे नेपाली पीरियड है, नेपाली भी एक बुक है, नेपाली पीरियड में नेपाली बोल सकते हैं, और दूसरा जितना भी पीरियड है सब इंग्लिश ही बोलना चाहिए। अगर आपने उधर मॉनिटर है, एक मॉनिटर होता था एक आदमी, वो ऐसे आपने नेपाली बोल दिया तो 1 रुपया काटते थे। वो लेते थे 1 रुपया। तो हम लोग क्या करते थे, जो भी नेपाली बोलते थे 1-1 रुपया जमा करके, और एक सर ने बोला था कंपटीशन करते, सिंगिंग कंपटीशन। जो पैसा कलेक्ट हुआ था ना, और तो लास्ट पीरियड में हम लोग का खाली होता था, तो सर ने एक बार कंपटीशन बनाए थे, वो सब पैसा कलेक्ट करके, और वही जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसके लिए उसी हिसाब से गिफ्ट खरीदिए था। तो मैंने भी सिंगिंग किया गया, लेकिन ज़्यादा वोटिंग सिस्टम था क्लास में, रूम में वोटिंग सिस्टम था, उतना ज़्यादा तो नहीं मिला मेरे को। मैं 4th तक आ गया था कुछ भी नहीं मिला मेरे को। लेकिन उसके बाद मैंने फिर बोर्डिंग स्कूल, इंग्लिश बोर्डिंग से दूसरा नेपाली बोर्डिंग में आ गया, और 10 क्लास खत्म करने के बाद फिर नेपाली पीरियड के नेपाली वो लैंग्वेज में मैंने पढ़ाई किया है अभी।
तो प्रवीण, आपको मालदीव में रहते हुए अगर स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हो? अगर स्ट्रेस है कभी कभी तो अभी देखिए हम लोग बहुत दूर है, इधर नेपाल से बहुत दूर है, तो कभी कभी ऑब्वियसली घर का याद तो आता है क्योंकि हम लोग तो बाहर है ना। कभी कभी स्ट्रेस तो होता है। उस टाइम में मैं थोड़ा अकेला बैठता हूँ, कुछ देखता हूँ, मोबाइल सोबाइल देखता हूँ, नहीं तो घर में फ़ोन करता हूँ। घर में किससे बात करते हैं? मैक्सिमम मैं घर में मॉम को कॉल करता हूँ, मेरा मम्मी। वाई नॉट फादर? डैडी को भी कॉल करता हूँ, लेकिन डैडी से ज़्यादा दोस्ती जैसा हिसाब नहीं है मेरा। डैडी को कभी कभी कॉल करता हूँ, लेकिन वो ज़्यादातर बिजी रहते हैं वो, इसीलिए मॉम तो फ्री में घर में बैठते हैं। डैडी थोड़ा काम की वजह से बाहर ही घूमते रहते हैं। जब रात में आते हैं तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज करने के लिए इवनिंग वॉक में जाते हैं, कभी दोस्त लोग के साथ जाते हैं, तो वो ज़्यादातर घर में नहीं बैठते हैं। पहले क्या था, मेरा फादर के पास वो ऐसा वाला हम लोग का जैसे एंड्रॉइड फ़ोन नहीं था, टिकटॉक ऐसे होता है ना, पहले का नोकिया फोन था। तो मैं डैड को फ़ोन नहीं करता था। अभी तो डैडी ने थोड़ा फ़ोन खरीदा है, तो कभी कभी फ़ोन करता, ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाने नहीं आता है मेरे डैड को। तो मॉम तो अभी ऑब्वियसली घर में बैठते हैं तो खाली टिकटॉक बनाते रहते हैं। तो फ़ोन बनाती है टिकटॉक? टिकटॉक बनाती है। टिकटॉक ही बनाते रहते हैं घर में, इधर उधर घूमने जाती है तो थोड़ा थोड़ा बनाती है। तो मॉम से ज़्यादा थोड़ा कनेक्टेड हूँ, मॉम को फ़ोन करता रहता हूँ। कोई ऐसी चीज़ जो आपके मजहब की है, रिलीजन की है, और आपको स्ट्रेंथ देती है कि समटाइम व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड यू थिंक अबाउट any spiritual thing related to your religion and you get some strength, what would be that? मैं जब भी, आपने सुना है हमारा नेपाल में एक बहुत बड़ा मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर सुना है आपने, जो महादेव बोलते हैं ना, बहुत बड़ा गॉड है हमारा हिंदू का रिलीजन में। तो कभी कभी मेरे को स्ट्रेस होता रहता है तो मैं जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसको याद करता हूँ। कभी मेरे को कुछ चाहिए या मतलब मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरा काम आगे नहीं हो रहा है, जो मैं अभी अपॉर्चुनिटी लेने खोज रहा हूँ या विनर बनने के लिए चाहत कर रहा हूँ ना, उस टाइम में मैं बहुत याद करता हूँ पशुपतिनाथ मंदिर को। ये आपने टैटू दिखाई, वही महादेव का ये टैटू में मैंने बनाया था, इसे दिल में लग गया इसलिए बनाया मैंने। महादेव को फॉलो करता हूँ ज़्यादा। तो मैं कभी कभी कुछ हो गया मेरे साथ में, मैं डर रहा हूँ, कुछ हो गया, मेरे को डर लग रहा है, तो मैं पशुपतिनाथ को याद करता हूँ कि मेरे को ऐसे कर दो भगवान, कट कर दो, मैं आगे आके आपको पास मिलने आऊँगा, ऐसे करके मैं कभी कभी अंदर ही अंदर मन्नत मांगता हूँ, ऐसा हो जाए। तो कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं होता है, इससे बुरा तकदीर का लिखा होता है। ओके, तो प्रवीण, मैं अगर नेपाल जाना चाहूँ तो कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जो आप मुझे सजेस्ट करोगे कि डॉक्टर जी इसमें तो लाजमी जाइए? पहले तो मैं बोलूँगा आपको काठमांडू में क्या कैपिटल सिटी, कैपिटल सिटी है हमारा काठमांडू। पहले आप आएंगे तो उधर इंटरनेशनल फ़्लाइट है, उसके बाद पोखरा में एक इंटरनेशनल फ़्लाइट है। अभी पोखरा में तो वो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा स्टार्ट नहीं, काठमांडू ही है। काठमांडू जाएंगे पहले तो मैं आपको बोलूँगा, पहले आप फूड ट्राई करिए। फूड ओके, हाँ, मोमो ट्राई करिए पहले, क्योंकि मोमो फेमस है ना। मोमो ट्राई करिए। उसके बाद आप जो हमारा नेपाल काठमांडू एरिया में बहुत टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, उसके बाद उधर जाइए टेम्पल, और वो एक भक्तपुर दरबार स्क्वायर बोलते हैं, बहुत पुराना ओल्ड टेम्पल उधर है, टूरिस्ट एरिया है, वो भी टूरिस्ट एरिया है, उधर जाइए घूमने के लिए, बहुत अच्छा दिखेगा आपको। और स्वयंभूनाथ बोलते हैं मंदिर, मंकी टेम्पल, आपने सुना? मंकी टेम्पल है एक, उधर जाइए। कोई हिस्ट्री तो उतना तो मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा काठमांडू नहीं गया हूँ। कभी कभी इधर ही आने के टाइम में, जैसे मैं कतर में गया था तो उस टाइम में काठमांडू गया था, उसके बाद इधर मालदीव आने के टाइम में काठमांडू गया था, वैकेशन के आने के टाइम में या जाने के टाइम में उधर ही काठमांडू में सब कुछ होते रहता है। तो मंकी मंदिर जाना चाहिए, मंकी टेम्पल जाइए। उसके बाद पोखरा जाइए। पोखरा में जाएंगे तो आपको ऐसा शांति, पूरा शांति सुकून जैसा मिलेगा आपको। उधर जाने के टाइम में सब दिखेंगे हमारा नेचर कैसा है, नेपाल का नेचर, पहाड़ी एरिया, झील हो गया, ताल हो गया बोलते हैं ना, वो उस उधर जाइए। उसके बाद पोखरा में जाएंगे तो पूरा एरिया माउंटेन ही दिखेगा आपको, पूरा कवर हुआ माउंटेन दिखेगा आपको। और एक गांधरुक विलेज है, मैं कभी कभी देखता रहता हूँ, मैं तो अभी तक नहीं गया, लेकिन मैं यूट्यूब में देखता रहता हूँ गांधरुक विलेज। उधर जाएंगे तो आप माउंटेन रेंज में जाएंगे, पूरा माउंटेन ही एरिया है। आप जाके उधर एक्सप्लोर करिए, उधर घूमिए, उधर बैठिए, उधर देखिए, कल्चर देखिए, आदमी लोग, पीपल को देखिए, नेपाली लोग कैसे काम करते हैं, कैसे, सब आपको उधर ही दिखेगा। होम स्टे भी होगा उधर, सब कुछ उधर ही होगा। इतना सुकून मिलेगा आपको इधर, पूरा पहाड़ी देख के। मेरे को अभी दिल हो रहा है जाने के लिए, तो अभी इंशाल्लाह जाऊँगा एक दिन टाइम मिला के, जब थोड़ा पैसा कमाऊंगा तो उस टाइम पे जाऊँगा। एक बात तो जाऊँगा। तो प्रवीण, आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम अभी देखिए डॉक्टर साहब, मैं अभी कितना 2019 से बाहर ही हूँ, मतलब काम के हिसाब से, पैसे कमाने के हिसाब से बाहर ही हूँ। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा अपने लिए फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मतलब मेरा ड्रीम एक ही है, घर बनाना, लैंड खरीद करना, क्योंकि हमारा नेपाल में तो लैंड खरीद करना पड़ेगा। लैंड खरीद करके उसके बाद घर बनाना और सब फैमिली के साथ बैठना, यही मेरा ड्रीम है अभी। जिस दिन घर बन गया मालदीव छोड़ देंगे? घर बन गया तो जैसे सुकून मिलेगा ना अंदर से। मेरा एक घर है, उधर मेरा फैमिली है,
अभी तो मैं रेंट में बैठ रहा हूँ, तो मेरे महीने के हिसाब से पैसा पे करना पड़ेगा। वो तो पैसा जा रहा है अभी, मंथली जा रहा है। तो अपना खुद का घर होगा तो पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो एक घर बनाने के लिए ड्रीम है, वही है मेरा ड्रीम। जब घर बनाऊंगा तो मेरे को अंदर से सुकून मिल जाएगा। मेरा ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा। जब घर बन जाएगा तो मेरा ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा। तो मालदीव में रहते हुए कौन सी ऐसी कल्चरल इवेंट है या चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो? वही मैंने बोला ना, हमारा मेन फेस्टिवल दशैं तिहार है। उसी टाइम में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गेट टुगेदर, सब फैमिली गेट टुगेदर उसी टाइम में होता है, दशैं तिहार में। तो दशैं में हम लोग क्या करते हैं, सबका हमारा जो जितना भी रिलेटिव्स होता है ना, वो लोग के घर जाते हैं हम लोग। 5 दिन 5 डेज होता है, सबके घर जाते हैं वो ब्लेसिंग लेने के लिए। उधर जाते हैं, जैसे अभी मेरा फर्स्ट में तो हम लोग ग्रैंड मदर के जाते हैं। हमारा जो मेरा मम्मी है, मम का मदर है, नानी अम्मा, हम लोग तो आमा बोलते हैं, हजुरआमा। आमा, हजुरआमा में बोले तो मीन्स ग्रैंड मदर, और ग्रैंड फादर को हजुरबुआ बोलते हैं। हजुरबुआ या हजुरआमा, मामा घर बोलते हैं। मामा घर पहले फर्स्ट में टीका लगाने के लिए, जो दिन होता है वो फर्स्ट डे होता है, उस टाइम में हम मामा घर जाते हैं हजुरआमा को टीका लगाने के लिए, हजुरआमा के ब्लेसिंग लेने के लिए। तो क्या होता है, जैसे टीका लगाया आपने तो हजुरआमा पैसे देते हैं। उसके बाद मामा, मेरा मम का वो भाई लोग होते हैं, हम लोग मामा बोलते हैं। वो लोग जब से उधर जाते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं, हजुरआमा टीका लगा देते हैं, हम लोग को पैसा भी देते हैं। बचपन में तो बहुत पैसा मिलता था, तो बहुत अच्छा लगता था। अभी तो बड़े हो गए, अभी तो उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता। जो छोटा हम लोग छोटे थे तो वो पैसा भी बहुत ज़्यादा था ना, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा था। अभी तो उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बड़े आदमी हो गए ना, बड़े हो गए तो उतना पैसा नहीं मिलता है। तो पैसे के लिए नहीं जाते थे हम लोग, ब्लेसिंग लेने के लिए जाते थे। तो उस टाइम में क्या होता था, हमारा पार्टी जैसे होते हैं, वो सब फैमिली गेट टुगेदर हो गया। तो मामा घर में खाना पकेगा, अच्छा पकवान बनाते हैं वो लोग, तो खाते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे दूसरा मामा घर जाते हैं, या अपना से बड़ा जो भी है उससे ब्लेसिंग लेने के लिए जाते हैं हम लोग। तो 2-3 दिन ऐसे ब्लेसिंग लेते घूम जाता है हमारा। उधर रेड टीका बोलते हैं, लगाते पूरा रेडी होता था। 3-4 दिन तो रेडी होता है। उसके बाद त्योहार आता है, दिवाली बोलते हैं हम लोग, मतलब इंडिया में दिवाली बोलते हैं, हम लोग त्योहार बोलते हैं। हाँ, तो वो भी 5-6 डेज होता है। पहले वो काक त्योहार बोलते हैं, उसके बाद डॉग त्योहार आता है, फिर लक्ष्मी पूजा, जो लक्ष्मी गॉड रहता है ना, वो मनी गॉड बोलते हैं, लक्ष्मी गॉड बोलते हैं, वो आता है। लक्ष्मी पूजा के दिन हम लोग कुछ नहीं खाते, मतलब ऐसा चिकन इधर उधर कुछ नहीं खाते, घर में वो पूजा करना पड़ता है ना, तो इस हिसाब से। फिर दूसरा दिन से वही देवसी पहले वैसे बोलते हैं, हम लोग खेलने के लिए जाते हैं। तो उसके बाद भाई दूज आता है। भाई दूज 2-3 दिन के बाद भाई दूज बोले तो भाई टीका बोलते हैं हम लोग, मतलब इंडिया में भाई दूज बोलते हैं, आप सेम है जो इंडियन कल्चर में। और भाई दूज बोलते हैं हम लोग, भाई टीका बोलते हैं। तो भाई टीका में क्या होता है, आपका वो जो हमारा सिस्टर हम लोग को वो टीका लगा देते हैं। उसके बाद हम लोग को कुछ देना पड़ेगा, और सिस्टर भी हम लोग को कुछ गिफ्ट देते हैं, हम लोग भी थोड़ा पैसा या गिफ्ट कुछ देते हैं। वो प्रोटेक्ट के लिए, जैसे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं ना हमारा सिस्टर या कोई भी हो, उसी हिसाब से वो एक कल्चर बनाया है। और नेपाल में वो भाई टीका बोलते हैं, तो वो भी मिस होता है थोड़ा कभी, क्योंकि मैं अभी 2 साल से इधर ही हूँ। मैंने अभी तक मेरा सिस्टर से हाथ से वो टीका नहीं लगाया हूँ, 2 साल हो गया, तो वो भी मिस कर रहा होगा। तो उसके बाद एक और दूसरा भी फेस्टिवल है, रक्षाबंधन। वो भी रिलेटिव्स, वही सिस्टर और ब्रदर का उसमें आता है। उसमें वो जो राखी बांधते हैं ना, आपने देखा होगा कल्चर में, वो भी एक 2 है, भाई टीका और वो रक्षाबंधन, सिस्टर और ब्रदर का वो फेस्टिवल है एक। प्रवीण, पाकिस्तान के बारे में आप क्या जानते हो? पाकिस्तान से रिलेटिव पीपल है, या जितना भी हमारा सेम कल्चर, तो उतना सेम नहीं है, लेकिन दिल बहुत मिलता है हमारा। उधर का नेचर भी बहुत अच्छा है ना। बिल्कुल अच्छा। और वर्ल्ड में शायद 10 ऐसा बड़ा माउंटेन है, एक पाकिस्तान में भी है शायद। मैंने ऐसे मतलब वीडियो में देखा था। 8 तो हमारा उधर नेपाल में एक बड़ा माउंटेन, उसके बाद एक नेपाल शायद पाकिस्तान में, एक और दूसरा जगह में एक शायद, वो भी देखता है। मेरे कल्चर वो नेचर भी देखा है मैंने, पाकिस्तान के वीडियो में देखता रहता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अगर पाकिस्तान जाना पड़े तो आपका दिल, आप किस सिटी में जाओगे? सिटी का तो मेरे को उतना तो ज़्यादा मालूम नहीं है उधर कौन सा सिटी में जाऊंगा, लेकिन जिधर भी जाऊंगा मेरे को लगता है उधर बहुत हेल्पफुल लोग है। मैंने देखा है जितना भी टूरिस्ट जाता है उधर, तो हेल्पफुल बहुत है उधर, आदमी लोग बहुत हेल्प करते हैं आप लोग। मैंने देखा जिसके पास कभी पैसा नहीं है या खाने में जाऊँ तो पैसा नहीं लेते हैं वो लोग, वेलकम बहुत अच्छा से करते हैं। मैंने देखा है वीडियो में। इंशाल्लाह मेरे को तो एक शायद फ्यूचर में कभी मिलेगा तो, जाने की मौका मिलेगा तो मैं जाऊँगा, एक बार उधर जाके सबको मिलूंगा। मैं बोलूंगा उधर मैं नेपाल से आऊँगा, तो वो फीडबैक तो अच्छा ही आएगा मेरे ख्याल में, फीडबैक बहुत अच्छा आएगा। जैसे नेपाल में कोई पाकिस्तान लोग आएगा तो हम लोग फीडबैक भी बहुत अच्छा से वेलकमिंग करते हैं, दोस्त से मिलते हैं। मेरे को लगता है मैं जब जाऊँगा तो उस टाइम में शायद मेरे को भी अच्छा ही मिलेगा फीडबैक। प्रवीण,
आपने सिंगिंग के बारे में बात किया तो कुछ सुना दें, फिर पता नहीं गिटार आएगा नहीं आएगा उसके बाद, हाँ। ऐसे कुछ सुना दें आप। एक आपने सुना होगा वो पुराना सॉन्ग है, हिंदी सॉन्ग है, जब कोई बात बिगड़ हाँ जाए। हाँ 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 हाँ, हाँ, वो ये भी सुना अभी दे। प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। हम्म। सुनेंगे? कुछ तो अच्छा नहीं है, नहीं लेकिन कोई इशू नहीं है, आप सुनाए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये गाना मेरे को That's बहुत so दिल से छूता है beautiful, यार। that's so बहुत beautiful, अच्छा लगता है। प्रवीण। मैं ज़्यादातर वो हिंदी सॉन्ग पुराना सॉन्ग सुनता रहता हूँ। जब सोने के टाइम में पुराना हिंदी सॉन्ग सुनता हूँ, या कुछ बैठ रहा हूँ, रूम में बैठ रहा हूँ, या स्पीकर है मेरे साथ। इससे अगला बोल क्या है इसका? हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। कुछ और सुनाएंगे? ये तो भाई दिल को यूं करके लग गया था। अभी तो ज़्यादा तो नहीं आता है मेरे को, लेकिन कभी कभी ऐसे ही अभी मैं डालूंगा, टिकटॉक में भी डालूंगा अभी मैं एक रील बना के। उसके बाद आप तो मेरे साथ है, कनेक्टेड है। हाँ। यूट्यूब में तो मैं नहीं। अभी आपको एक और सुनाना पड़ेगा। बहुत ब्यूटीफुल है यार। इतना ज़्यादा तो नहीं आता है मेरा। एक और कुछ एक फरमाइश अभी। क्या सुनाऊँ आपको यार? ज़्यादातर मैं अब नेपाली में सुनना चाहेंगे। हाँ नेपाली सुना दे। नेपाली। हाँ हाँ असारे महिनामा पानी पर्यो रुझाउने, एक्लो यो मेरो मन कसरी बुझाउने, भन्थिन् है मैच्याङले रुँदै धारा, नौ डाँडा पारी छ कम्पनी सहारा, बिछोडको बेलैमा, बिछोडको बेलैमा। ये गाना बहुत अच्छा है, That's हम लोग so बचपन से सुनते आ रहे हैं। That's so beautiful. That's so beautiful. तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ड्रीम जो आप चाहेंगे कि ये मेरा पूरा हो गया तो मेरी ज़िंदगी कामयाब होगी? आपने एक बताया कि अगर आपका घर बन जाए तो दैट्स इनफ फॉर यू, यू हैव अर्नड व्हाटएवर यू मेरा वांटेड dream इन complete योर लाइफ। तो आपको लगता है कभी कि आपको अपना पासपोर्ट चेंज कर लेना चाहिए? पासपोर्ट चेंज करने के लिए पासपोर्ट तो मैं नहीं चेंज करूँगा, क्योंकि मैं बहुत मेरे कंट्री को बहुत प्यार करता हूँ। जैसे अभी मेरा जो कंट्री का पासपोर्ट है उधर तो लिखा होता है ना नेपाल, तो उसी हिसाब से आप दूसरा कंट्री में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, तो जैसे आपका भी पाकिस्तान का पासपोर्ट में पाकिस्तान लिखा होता है, तो उसी हिसाब से आपको पहचानते हैं वो लोग, है ना। जैसे मेरा पासपोर्ट में नेपाल लिखा है तो मेरे को नेपाली बोल के वो हिसाब से जानते हैं। तो अब मेरे को तो गर्व लगता है कि मेरा कंट्री का पासपोर्ट है, तो दूसरा आदमी देख रहे हैं, दूसरा कंट्री का मुल्क का आदमी लोग देख रहे हैं मेरा पासपोर्ट को, तो ये हिसाब से वो कंट्री का है बोल के वो सोचेगा उधर। तो मैं तो चेंज नहीं करूँगा अपने देश के कंट्री का, दूसरा वो पासपोर्ट तो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि जिधर भी जाना है तो अपने पासपोर्ट लेकर ही जाऊँगा, उसी हिसाब में अपने कंट्री को दिखाऊंगा कि मेरा पासपोर्ट भी है। तो सिक्योरिटी कैसी है नेपाल के अंदर टूरिज्म के लिए? सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। आपने अभी तक शायद नहीं सुना होगा कि नेपाल में कोई टूरिस्ट जाके उसको डिसरिस्पेक्ट किया है, ऐसे मैंने तो नहीं सुना अभी तक। वेलकमिंग बहुत है हमारे नेपाल में, जो भी जाएगा, आप रास्ते में जाएंगे, आप पाकिस्तान से बोलेंगे तो आपको नमस्ते, वेलकम, कैसे आप, नमस्ते, सलाम वालेकुम, ऐसे बोलते रहते हैं, वेलकम करते रहते हैं आपको, बहुत अच्छा से वेलकम करेंगे आप लोग को। तो उधर जाके देखेंगे, एक बार देखिए कैसा है वेलकमिंग, कैसे होता है हमारा नेपाल में। सब फ्रेंडली होगा, कोई नहीं आके आपको पाकिस्तान से क्यों आया ऐसे कोई नहीं बोलेगा आपको, ऐसे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा आपको कि पाकिस्तान से भाई ओके आप आइए, वेलकम। घर में भी बुलाएंगे आपको खाने के लिए, अभी अच्छा से वो बातचीत हो गया, फ्रेंडली हो गए तो घर में भी बुलाएंगे। अभी आप आएंगे तो नेपाल मेरे एरिया में आइए, तो इटरी में आइए, काठमाडौँ से थोड़ा तो बस ट्रैवल में आ सकते हैं या डोमेस्टिक में आ सकते हैं, तो आइए, मैं भी बहुत अच्छा से आपको वेलकम करूँगा, आपको दिखाऊंगा मेरा विलेज कैसा है, मेरा जो जितना भी एरिया में अच्छा प्लेस है या अच्छा रेस्टोरेंट, वो जिधर खाना अच्छा मिलता है उधर लेकर जाऊँगा, घुमाऊँगा आपको। आपको दोस्त को भी मिलाऊंगा, मेरा दोस्त है। जो आपके घर मेहमान आते हैं तो आप वो फर्स्ट सर्विंग में उनको क्या पेश करते हो?
फर्स्ट में तो हम लोग जैसे मेरे घर में कोई मेहमान आएगा तो हम लोग फर्स्ट में चाय, चाय, हाँ चिया बोलते हैं हम लोग, चिया, चिया सर्व करते हैं। जैसे कोई आ गया थोड़ा देर के बाद, अभी लंच बनाने के लिए या डिनर के लिए वही चिकन मटन या दाल भात तरकारी वही बनता है हमारा, दाल भात तरकारी। वो पिज़्ज़ा नहीं, कुछ नहीं, नूडल्स नहीं, है ना, रोटी ऐसा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा वो जो फूड नहीं बनता है। कोई रिलेटिव्स आए हैं तो खाना ही खाना पड़ेगा। हाँ, खाना खाने नहीं भेजेंगे हम लोग। आफ्टर लंच या ब्रेकफास्ट डिनर तो भी जा सकते हैं आप जैसे मेरे घर में आएंगे तो आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको लंच या डिनर करके ही जाना पड़ेगा। वो सिस्टम है हमारा नेपाल में। भूखा पेट नहीं भेज सकते आपको, लंच और डिनर करना ही पड़ेगा। तो शादी के बाद आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं कि शादी के बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं? उधर नेपाल में मैक्सिमम हम लोग फैमिली एक साथ ही बैठते हैं नेपाल में। जैसे मैं अभी दूसरा जगह में काम कर रहा हूँ तो ट्रांसफर है, तो उसी हिसाब से तो उधर रहना पड़ेगा, थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम नेपाल में आप फैमिली बैठते हैं, सब फैमिली के एक ही साथ में बैठते हैं उधर। जैसे गांव में भी या सिटी में भी सब एक ही साथ में बैठते हैं, अलग अलग नहीं बैठते कभी। प्रवीण, आपको कोई दोस्त है? दोस्त मेरा बचपन का दोस्त, अभी तो ज़्यादा बात नहीं होता है। एक है मेरा छोटा, जब मैं बचपन में था उस टाइम में मेरा दोस्त था एक, आशीष है उसका नाम, आशीष तामाङ। वो नेपाल में ही अभी वो नेपाल में नहीं, वो यूके में है। उधर ही हम लोग जैसे कितना 9-10 या 12 साल का था उस टाइम में वो चला गया था फैमिली के साथ, क्योंकि उसका फादर उधर यूके आर्मी में था। तो उधर ही सब फैमिली उधर ही शिफ्ट हो गया। तो अभी कभी कभी मैं मिस करता हूँ। कल भी मैंने शायद 1-2 दिन में पहले मैंने सपने में भी देखा था उसको। ज़्यादा बात नहीं होता है हमारा, लेकिन वो मेरा जो बचपन का दोस्त है वो मेरा अभी तक उधर ही है यूके में। एक बार आया था शायद, मैं इधर नेपाल में नहीं था, मैं मालदीव्स में आया था उस टाइम में। वो नेपाल में आया था, वो मेरे को ढूंढ रहा था, तो मैं नहीं था उधर उस टाइम में। तो कभी कभी फैमिली उसका मम्मी के साथ, वो हम लोग ठुलो मम्मी बोलते हैं, बड़ा मम्मी, तो ठुलो मम्मी के साथ बात होता रहता है फेसबुक में। तो अभी उधर ही काम करता है, उधर ही बैठता है फैमिली के साथ। एक बार आया था, मैं मिल नहीं सका उसका क्योंकि मैं इधर मालदीव से आया था। अभी शायद एक बार तो भेंट होगा शायद। इधर का मेरा बेस्ट फ्रेंड सुमी है, इधर अवानी रिसोर्ट में। जब से मैं आया हूँ 2 साल हो गया। सुमी पहले यम तो चला गया। हम लोग 3, जैसे 3 इडियट होता है ना, 3 इडियट जो आपने मूवी देखा होगा 3 इडियट, वैसे हम लोग थे, सुमी, मैं और यम तो चला गया। तो 3 इडियट में एक कम हो गया है, अभी 2 इडियट इधर ही हम लोग। लेकिन कभी कभी वो भी बिजी होता है, काम में बिजी होता है, तो मैं भी बिजी होता हूँ काम में। तो कभी कभी खाने के टाइम में मिलते हैं, कभी कभी बात होते रहता है। तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो प्रवीण, बात यह है कि हमने भाई आपसे 2 गाने सुने और हम एक और सुनना चाहते हैं। अभी तो मेरे को तो इधर पाकिस्तान आइडल जैसे हो रहा है, जैसे मालदीव आइडल। इट्स सो ब्यूटीफुल, तुम्हारी आवाज बहुत बहुत अच्छी है। मैंने सुना था, लेकिन किसने बताया आपको? मुझे बता दिया, बस देख लो। नहीं होगा तो मुझे तो भाई एक आखिरी गाना सुनना पड़ेगा। कोई हिंदी सॉन्ग है तो आप सुना दो। अरे देखिए, मेरे को उतना ज्यादा तुम्हें अच्छा वाला सिंगर तो नहीं हुआ। अगर अच्छा वाला होता तो मैं शायद जाता था उधर इंडियन आइडल में या नेपाल का वॉइस ऑफ नेपाल में जाता था, लेकिन इतना अच्छा तो नहीं गाना आता है मेरे को। मुझे सुनना है भाई, कोई भी हिंदी गाना सुना दो बस एक आखिरी। अरे यार डॉक्टर साहब, मैं भी आपको भी सुनना चाहता हूँ फिर। मेरा तो सुनेगा तो भाग जाएगा भाई, मेरा तो मैं नहीं सुनता। क्यों? मेरा गाना तो भाई कोई जिन बच्चों को डराने के लिए ना माँ कह सकती है कि अभी डॉक्टर जी आप थोड़ा गा दीजिए ना, ये सो नहीं रहा। मेरे को क्या लगता है मालूम है आपको, देखने के जब मैं आपको देखता हूँ ना, आप डॉक्टर तो है, आप अच्छे इंसान भी है, अंदर से आप वो रोमांटिक भी है जैसे लगता है मेरे को कभी कभी। आप ओके, बहुत रोमांटिक है भी जैसे लगता है। रोमांटिक है तो आपको तो गाना तो पड़ेगा ही। नहीं, कुछ गाना तो आप सुनते होंगे, आप भी गाना तो सुनते होंगे बहुत। असल में यार मैंने ट्राई नहीं किया। एक बार मैंने कोशिश किया कि मैं एक टैलेंट ढूंढूं, लेकिन इतना बुरा था, ये बहुत पुराना बात है। तो फिर मैंने सोचा मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। हाँ, तो फिर ये चल रहा है अभी। वो दोबारा कभी सपने में भी नहीं सोचा। लेकिन तो आप एक गाना हमें सुना दीजिए प्रवीण, ये काफी हमारी ख्वाहिश रहेगी, मालदीव में रहती है। अरे यार, अवानी में द लास्ट विश इन अवानी फॉर अस इज। मेरा अभी मैं आपको एक बात बोलूं, मैं आपको रोज गाना सुनाऊंगा, लेकिन आप छोड़ के मत जाइए इधर से। रोज आपको मैं एंटरटेनमेंट करूंगा, लेकिन आप मत चाहिए। So actually we will be in contact with you, no worries। एक गाना तो बनता है। मेरा भी वही से ना वो एक अंदर से, क्योंकि आप लोग चले जाएंगे तो हमारा दोस्ती नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा दोस्ती में थोड़ा हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। हम आपको कॉल करेंगे, हम कहेंगे कि भाई हम आ गए, हमें रोज गाना सुनाओ। अभी एक हिंदी सॉन्ग सुनाए, फिर हम वाइंड अप करेंगे। सो हिंदी कौन से सॉन्ग सुने? आपको कौन सा अच्छा लगता है? कोई भी, आपने जो 2 सुनाए भाई वो मेरे दिल को छुए। दैट्स व्हाई नहीं, आपने तो कुछ, आपका भी थोड़ा अंदर से आपको ये अच्छा लगता है, कुछ है आपने? नहीं, आप कुछ ऑप्शन दो, मैं उसमें से बता सकता हूँ। मतलब हिंदी ओल्ड सॉन्ग या आप कोई भी सुना दो। अभी एक तो आप कोई भी सुना। ओहो, डॉक्टर साहब ने मेरे को तो बहुत मुश्किल में डाल दिया इधर। टू मच प्रेशर? नहीं, प्रेशर तो नहीं, लेकिन गाने के लिए क्योंकि अच्छा वोकल भी होना चाहिए ना, उसी हिसाब से गाना पड़ेगा। देखिए वोकल भी थोड़ा ऐसा फटा हुआ है, वोकल भी भाग जाएंगे। नहीं, कोई मसला नहीं, आप सुना दें।
अभी कुछ मैं इसे दिमाग में ले रहा हूँ कुछ हाँ, लीजिए। कुछ, क्योंकि अभी सुनाना है तो अच्छा ही सुनाना पड़ेगा। कोई मसला। एक ये क्या बोलते वो किशोर कुमार का एक सॉन्ग है, एक सामने वाली खिड़की में हाँ, चांद वो का सुना टुकड़ा, दो। वाह भाई वाह प्रवीण। मेरे सामने वाली खिड़की में। वो भी थोड़ा थोड़ा अभी मैं प्रैक्टिस वो भी थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा तो नहीं, टाइम नहीं मिलता है। तो मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये मेरे को ओल्ड सॉन्ग That's so nice, yeah, that's so nice. रात के सोने के टाइम में जैसे ईयरफोन लगाओ और ओल्ड सॉन्ग लगाओ, उसके बाद सो जाओ, बहुत अच्छा लगता है वो ओल्ड सॉन्ग सुनने में। So प्रवीण, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमने बहुत एंजॉय किया आपने जितना नेपाल के बारे में बताया और जो आपने अपना कल्चर शेयर किया। सो वुड लाइक टू विजिट, डेफिनेटली वी वुड लाइक टू विजिट देयर। सो जुड़े रहिएगा। सो गाइस, जो हमारे ये पॉडकास्ट देखेंगे तो काइंडली कमेंट कीजिए कि नेपाल के बारे में हमें और क्या चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए। सो कल्चर शेयर करने से एक जो अमन का पैगाम जाता है, वो बॉन्ड बनता है, वो हमेशा के लिए एक बहुत अमर रहता है। तो हमें एक दूसरे के मज़हब की और एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी की रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस पूरी सेटिंग से किसी भी मज़हब, किसी भी ज़ात, किसी भी इंसान की तौहीन करना या डिसरिस्पेक्ट करना मकसद नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। और कमेंट सेक्शन में जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रवीण को फॉलो कीजिए, हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए। और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छी वीडियोस मल्टी कल्चर की लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, मेरे को आपने बुलाया।